हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JKICC। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और आज मैं JKICC क्लास 4 का जो है वो जीएस पोर्शन का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वो कवर कर रही हूँ। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है और साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका इंडियन हिस्ट्री का। अब हम बात करें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो हमें पता है कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो क्या हुआ था, 18th सेंचुरी से क्या है इसकी बिगिनिंग है। जो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो कब से स्टार्ट हम देखते हैं, 18th सेंचुरी से इसकी बिगिनिंग देखते हैं। ठीक है, 18th सेंचुरी से जब हम बिगिनिंग देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, यूरोपियंस के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि अगर हम यूरोपियंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कैसे पता चलेगा। वो पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, आपका 15th सेंचुरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, 15th सेंचुरी में हम चले गए। अब बात करते हैं यूरोपियंस की, तो उस टाइम पे क्या था, 15th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे वो शिप बिल्ड कर रहे थे। ठीक है, नेविगेशन में नंबर 1 थे। ठीक है, वो नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, एडवेंचरस ट्रिप्स पे जा रहे थे, वोयाजेस पे जा रहे थे। ठीक है, ट्रेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पुर्तगीज़ थे, जो पुर्तगाल का था वास्को डी गामा इन द ईयर 1498 वो आया कालीकत फॉर ट्रेड। अब ट्रेड के लिए आया, वो तो बाहर से आया ना, तो इंडिया में भी कोई ना कोई होगा। उस टाइम पे कौन था, किंग जमूरिन था। अब किंग जमूरिन ने कहा कि ठीक है वास्को डी गामा जी, आओ आओ आप यहाँ पे आके ट्रेड करो। लेकिन आप ट्रेड करोगे किस में करोगे ट्रेड, स्पाइसेस में उसने ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब स्पाइसेस ही क्यों, हमारे इंडिया में उस टाइम पे ब्लैक पेपर इन अबंडेंस था, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ठीक है, स्पाइसेस की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी। जो यूरोप है, आपको पता है यूरोप जो है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। ठीक है, बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे जो फूड होता है, खाना जो होता है, उसको ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करके रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वही क्या, उसी का ट्रेड करने कौन आया था, आपका वास्को डी गामा आया था। ठीक है, अब जैसे हम अचार को जैसे हम अचार में बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ करते हैं, किसके लिए, उसकी प्रिजर्वेंस के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसी तरह क्या किया जाता था यूरोप में भी। जो फूड था, क्योंकि उनकी इकॉनमी बूस्ट हो गई थी। ठीक है, उनका जो खाने के प्रोडक्ट्स थे, जो मीट था, ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें थी वो इन अबंडेंस थी, वो ख़राब ना हो और वो फ्यूचर के लिए वो अपने विंटर नीड्स के फुलफिलमेंट है उसके लिए क्या करें, उसको यूटिलाइज़ करें। उसके लिए उनको क्या चाहिए था, स्पाइसेस चाहिए थे। ठीक है, अब स्पाइसेस के लिए वो क्या ट्रेड करने आ गए। ठीक है, जमूरिन ने भी कहा ठीक है आ जाओ ट्रेड कर लो। अब यहाँ पे आपको 2 गवर्नर्स के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एंड द सेकेंड वन इज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अब ये दोनों आए जब, ठीक है, पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए, ठीक है, उसके बाद ये चले गए, उसके बाद सेकेंड गवर्नर जो थे हमारे वो आए, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, बहुत हो गया ट्रेड, अब तो मैं क्या करूँगा, फैक्ट्री सेटअप करूँगा और रूल करूँगा। उसने क्या किया, इन द ईयर 1510 गोवा पे क्या कर लिया, उसने कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, अब गोवा पे उसने कब्ज़ा कर लिया, तो लेकिन वहाँ पे गोवा में भी तो पहले कोई रूल कर रहा होगा ना, उनसे पहले कौन कर रहा था, किंग ऑफ बीजापुर। तो किंग ऑफ बीजापुर से उन्होंने क्या कर लिया, गोवा को ले लिया और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज वगैरह, ट्रेड वगैरह शुरू कर दिया, फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, ये तो थे आपके पुर्तगीज़। अब स्टोरी में कौन आते हैं, डच आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि पुर्तगीज़ इतना प्रॉफिट कमा रहे थे, ठीक है, जब वास्को डी गामा वापस गए, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, उनको जो उन्होंने सेल की, जो भी उनको मुनाफा बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, 4-5 टाइम्स जो था उनको प्रॉफिट मिला। तो ये बात कहाँ तक फैल गई, पड़ोसी देश में भी फैल गई। तो क्या हुआ, डच ने भी ये बात सुनी, तो उसने कहा कि ये अब प्रॉफिट कमा रहा है तो मैं भी इंडिया जाके प्रॉफिट कमाता हूँ। ठीक है, तो डच ने क्या किया, इन द ईयर 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, इन द ईयर 1602।
ठीक है। उसने क्या किया, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, कहाँ कहाँ, सूरत और मसूलीपट्टनम में। क्या किया, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, कहाँ कहाँ, सूरत और मसूलीपट्टनम। ठीक है। अब थर्ड जो इसमें आ गया स्टोरी में, थर्ड जो था वो कौन आया, इंग्लिश ब्रिटिशर, इंग्लिश या ब्रिटिशर्स भी इन्हें कहते हैं। ठीक है। इन द ईयर 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसने क्या किया, चार्टर ग्रांट किया। क्या ग्रांट किया, चार्टर ग्रांट किया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो इंग्लिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे हमें मिसकंसेप्शन रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खाली इंग्लिश वाली ही थी, लेकिन जो डच थे उन्होंने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की थी, फ्रेंच थे वो भी अपनी ईस्ट इंडिया, मतलब डिफरेंट टाइप्स की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो देश आता जाएगा वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करता जाएगा। इसलिए हमने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई पहले, उसके बाद कौन आई, फिर आई ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी वाली, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या कहा, क्वीन एलिजाबेथ ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, बेटा जाओ तुम कहाँ पे जाके ट्रेड करो, इंडिया में जाके ट्रेड करो। उनको चार्टर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। खुद कहा क्वीन एलिजाबेथ ने कि जाओ इंडिया जाके ट्रेड करो। अब ट्रेड करो तो यहाँ पे हमने दो नाम याद रखने हैं, हॉकिंस और थॉमस रॉय। अब हॉकिंस जब 1605 में क्या हुआ कि जहांगीर के पास गए परमिशन लेने। 1605 में हॉकिंस जब आए, उन्होंने क्या किया, जहांगीर के पास गए परमिशन लेने। किस लिए परमिशन लेने गए, कि मुझे क्या करना है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, कहाँ पे, सूरत में। ठीक है। सूरत में उसने क्या करनी है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। तो उसने किससे परमिशन लेने के लिए वो गए, जहांगीर से परमिशन लेने के लिए। परमिशन तो उनको मिल गई, लेकिन जो डच थे, सॉरी जो पुर्तगीज़ थे, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया और वो जो जो थी फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर पाए सूरत में। ठीक है। अब हॉकिंस जो थे वो 1611 में चले गए वापस। उन्होंने फैक्ट्री जो थी इस्टेब्लिश नहीं की, ऑल्दो उनको परमिशन मिल गई थी, लेकिन जब उनकी पुर्तगीज़ के साथ लड़ाई हुई तो क्या हुआ, वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थॉमस रॉय की। ठीक है। थॉमस रॉय जब इंडिया आए इन द ईयर 1615, वो उन्होंने क्या किया, वो फिर से जहांगीर के पास गए। ठीक है। परमिशन के लिए। ठीक है। किसके लिए, उन्होंने कहा कि मुझे फैक्ट्री लगानी है मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम मुझे फैक्ट्री लगानी है, मुझे आप परमिशन दे दो। जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी। अब जहांगीर ने जब परमिशन दे दी तो 1 साल लगा उनको क्या करने में, फैक्ट्री लगाने में। तो उन्होंने 1616 में जो फैक्ट्री लगाई वो कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम में। दिस वाज द फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है। जो कहाँ पे लगी, मसूलीपट्टनम में। अब बात करते हैं हम। ठीक है। फिर 1619 में उन्होंने फिर से परमिशन मांगी, जहांगीर से फिर से परमिशन मांगी। किसने, इंग्लिश ने फिर से परमिशन मांगी कि हमें क्या दो, परमिशन दो, कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज लगाने के लिए, आगरा, बरोच और अहमदाबाद में। ठीक है। उनको परमिशन फिर से मिल गई। 1623 में उन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर दी। अब जो था वो वहाँ से होते होते कहाँ चले गए, बंगाल में चले गए। ठीक है। पहले कोरमंडल में गए, कोरमंडल के बाद कहाँ गए, वो बंगाल में गए। अब बंगाल की जब बात आती है, उन्होंने क्या किया, परमिशन मांगी टू ट्रेड एट हुगली, जो बंगाल में है वहाँ पे उन्होंने परमिशन मांगी। उस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर वहाँ पे काम कर जो थे वो कौन थे, सिराज-उद-दौला। सिराज-उद-दौला ने कहा ठीक है, आप ट्रेड करने आए हो, ट्रेड तो करो, लेकिन मुझे क्या, टैक्स भी पे करो। अब टैक्स पे करने की बारी आई तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, 1681 में इन्होंने क्या किया, हुगली पे कब्जा कर लिया और वॉर डिक्लेयर कर दी मुग़ल एम्परर पे। ठीक है। किस पे, मुग़ल एम्परर पे उन्होंने क्या कर दी, वॉर डिक्लेयर कर दी। अब वॉर डिक्लेयर कर दी, उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, चापलूसी वगैरह की, माफ़ियाँ मांगी कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और फिर से जब औरंगज़ेब जो था, औरंगज़ेब ने इनको क्या किया, कंपनसेशन पे उनसे कंपनसेशन लिया
और क्या किया, बोला कि ठीक है तुम ट्रेड जो था रिज्यूम कर लो। अब जब ट्रेड रिज्यूम करने के लिए बोला तो सिराजुद्दौला जो था वो क्या हो गया, उसको गुस्सा आ गया कि मैंने इनको मना किया, इन्होंने हमारे ही उसको ये लगा, वो गुस्सा क्यों हुआ कि बाहर से कौन आ रहे हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रेड भी कर रहे हैं और हमसे ही लड़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो था वो नाराज़ हो गया, ठीक है। अब जब वो नाराज़ हो गया तो यहाँ पे अब कितनी पावर्स आ गई, पुर्तगीज़ भी आ गया आपके, डच भी आ गए, आपके इंग्लिश भी आ गई। अब ये तीनों कॉम्पिटिटिव राइवलरीज हैं आपस में, इनके तीनों के बीच में भी कंपटीशन होगा। अब तीनों के बीच में जब कंपटीशन हुआ तो ये क्या करने लगे, एक दूसरे के जहाज को डुबाने लगे, ठीक है, जो उनकी शिप्स थी उनको डुबाने लगे, ठीक है। जब ये डुबाने लगे तो इन तीनों को अब सेफ प्लेस भी चाहिए थी कोई, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, फोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने फोर्ट बनाया ताकि क्या हो, टू इंश्योर सेफ्टी, सेफ रहने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने घर के आसपास जो उनका घर था जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे क्या किया, वॉल बिल्ड की, जिसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट फोर्ट बनाया था ब्रिटिश ने वो कौन सा था, सेंट जॉर्ज फोर्ट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो उससे जो हमारे से जो नवाब्स थे वो भी नाराज़ थे, ठीक है, इनकी आपस में तीनों की नहीं बन रही थी। तो उसी दौरान बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी कौन आ गया, फ्रेंच भी आ गए। ये तो पहले ही दुखी थे, नवाब भी दुखी था, जो आपके ये तीनों आपस में भी दुखी थे, और चौथा राइवलरी कौन आ गया इनका, फ्रेंच आ गया। अब जब फ्रेंच आया, फ्रेंच कैसे आया कि जो लुइस 14 था, ठीक है, जो किंग लुइस 14 था, उसने क्या वो भी सुन रहा था कि इन लोगों को इतना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो मैं भी क्यों ना जाके वहाँ पे ट्रेड करूँ, मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ। तो उसने क्या किया, अपने गवर्नर को जिसका नाम था कॉलबर्ट, उसको भेजा क्या करने, फैक्ट्रियाँ लगाने। और उसने भी कहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई, सूरत और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रीज लगाई, ठीक है। अब सूरत और मसूलीपट्टनम में बाकियों ने भी फैक्ट्रीज लगाई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई आपस में, ठीक है। इनको यही हो रहा था, जैसे जब पुर्तगीज़ आए, ठीक है, जब डच आए, पुर्तगीज़ को ये हो गया कि अब डच आ रहा है, इसको भी प्रॉफिट मिल रहा है, उतना सारा प्रॉफिट मैं ही ले जाता। फिर जब इंग्लिश आए तो इन दोनों को फिर से जलन होने लगी कि इससे अच्छा कि मैं खुद ही प्रॉफिट कमा लेता, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, जब फ्रेंच आए तो इन तीनों में क्या हो गया, जेलेसी आ गई कि जो इसने कमाना है उतना हम ही क्यों नहीं प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटर बिटवीन जो थी इनके राइवलरीज शुरू हो गई। अब सबसे पहले उन्होंने सोचा कि अब जो फ्रेंच था वो जो क्या था, जो फ्रेंच था सबसे लास्ट में आया था, मतलब उसका होल्ड, उसकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। उसकी वजह से इन्होंने क्या सोचा, पहले हम किसको निकालेंगे, फ्रेंच को स्टोरी से बाहर कर देंगे, ठीक है। किसको करेंगे बाहर, फ्रेंच को स्टोरी से बाहर कर देंगे, जिसकी वजह से, और ये यहाँ पे कौन सी वॉर, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी वॉर्स की। अब बात करते हैं, ठीक है, पहले कौन आए हमारे पास, पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, देन फ्रांस या फ्रेंच आए, ठीक है। अब जब फ्रेंच आए, ठीक है, उससे क्या हुआ, इन्होंने सोचा पहले हम, इंग्लिश ने क्या किया, फ्रेंच के साथ लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है, विच लेड टू कार्नेटिक वॉर्स बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। किस किस की बेसिस पे, ओवर ट्रेड, वेल्थ एंड टेरिटरी, क्योंकि वो यही चाहते थे, क्योंकि वो जेलस कर रहे थे कि जितना प्रॉफिट उसने कमाना है उतना हम ही कमाएं, ठीक है। क्योंकि उसने भी क्या किया था, कहाँ कहाँ, सूरत और मसूलीपट्टनम दोनों जगह उसने क्या किया था, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी थी, जहाँ पे बाकियों ने भी करी हुई थी, वो भी क्योंकि ट्रेड करने आया था। अब बात की जाए जो कार्नेटिक वॉर्स थी, उसका टाइम पीरियड कितना रहा, 1744 से 63 तक। अब कार्नेटिक वॉर्स की जब हम बात करें तो कितनी कार्नेटिक वॉर हुई, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
अब जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई, दैट हैपेंड इन द ईयर 1740-48, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बैटल ऑफ थोम, ठीक है, क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ थोम बोलते हैं। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो हुई उसे बैटल ऑफ अंबुर कहते हैं। तो वो कहाँ कब से कब तक हुई, 1749 से 54 तक हुई। जब ये दो वॉर्स हुई, उनका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि फ्रेंच जो था वो स्टिल वॉज इन पार, कहाँ पे, साउथ इंडिया में, और उसकी पार जो थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश थे इसके पास एक पॉलिसी थी, ये क्या करता था, नेगोशिएट कर लेता था, ट्रीटी साइन कर लेता था, तो क्या कर लेता था, समझौता कर लेता था आपस में, ठीक है। ये बहुत ही ट्रिकी ये पॉलिसी थी जो सर्वाइव करने में इसकी हेल्प करती थी, ठीक है। जब फर्स्ट वॉर हो गई, सेकेंड वॉर में भी इसने यही टेक्निक अप्लाई की। जब थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई तो उस टाइम पे इंग्लिश जो था उसके पास बंगाल की पावर भी आ गई थी, जिसकी वजह से इंग्लिश जो था क्या हो गया, ज़्यादा पावरफुल हो गया। तब उसने क्या किया, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश जो थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई उसमें क्या किया, फ्रेंच को जो था डिफीट कर दिया, हरा दिया उसको और वहाँ से वाइप आउट कर दिया। वॉन्डिवॉश मीन्स वॉश कर दिया उसने किसको, फ्रेंच को, ठीक है। जब उसने फ्रेंच को जब बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में उसको वहाँ से निकाल दिया तो जितनी भी उसकी फ्रेंच की पोजीशंस थी, फैक्ट्रीज थी, सब किसके अंडर आ गई, इंग्लिश के अंडर आ गई। अब जब 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस की जो बात आती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस क्यों साइन किया गया था, अब फ्रेंच जो थे वो भी तो बेचारे ट्रेड करने आए थे, सबसे लास्ट में आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी इंग्लिश को कि एटलीस्ट हमें ट्रेड तो करने दो। तो उन्होंने क्या किया, ट्रीटी साइन की, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस इन द ईयर 1763, ठीक है। जब 1763 में इसने क्या किया, एक तो वॉर भी ख़त्म कर दी एंड देन क्या किया, रेस्टोरेशन कर दी, किसकी, फ्रेंच फैक्ट्रीज की रेस्टोरेशन कर दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए। वो वहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे, ठीक है, सिर्फ क्या करने के लिए, ट्रेड के लिए, वो अपने फोर्ट्स नहीं बना सकते थे वहाँ पे, ठीक है। जब ये हो गया उसके बाद जो था ब्रिटिश आर्मी की क्रिएशन हो गई, बहुत ही पावरफुल आर्मी बनी, ठीक है, बहुत ही पावरफुल आर्मी बनी। उसके बाद उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी दो से भी लड़ाई की, ठीक है, डच को भी हरा दिया, ठीक है। अब इसकी कौन सी वॉर थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसके बीच में डच और इंग्लिश के बीच में कौन सी वार हुई और डच को जो डिफीट किया था कौन सी वार के बेसिस पे डिफीट किया गया। अब जब बचा पुर्तगीज़ और इंग्लिश, ठीक है, अब इसके बीच में क्या हुआ, मैरिज अलायंस हुआ। क्या हुआ, मैरिज अलायंस हुआ, क्योंकि ये चाहता था कि मैं इसके साथ झगड़ा ना करूं, तो उन्होंने क्या किया, मैरिज अलायंस साइन कर दिया। फिर क्या हुआ, जो पुर्तगीज़ थे इसने डाउरी में क्या किया, डाउरी में बॉम्बे किसको दिया, इंग्लिश को, ठीक है, डाउरी में क्या दिया, बॉम्बे किसको दिया, इंग्लिश को दिया। तो जो एमरजेंस थी, मेन पावर, वो कौन सी रह गई पीछे, इंग्लिश वॉज द वन एंड ओनली पावरफुल नेशन। जो रूलिंग थी कौन थी वहाँ पे, इंग्लिश थी, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी वाली है, इंग्लिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। फिर इसने वॉर्स जब बाकियों के साथ भी लड़ी वो भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया इसने। अब जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात आती है तो वो हम देखेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में कि कैसे इसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट आपके वीडियो सेशन में, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अभी ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि यूरोपियंस कैसे आए थे इंडिया में, ठीक है, पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। अब हम पढ़ेंगे कि जब जो मुग़ल एम्पायर था उसकी डिक्लाइन कैसे हुई थी, क्योंकि हमने यहाँ पे मुग़ल एम्परर्स के बारे में भी बात की है, ठीक है, औरंगज़ेब के बारे में भी बात की है, सिराजुद्दौला के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, क्योंकि मुग़ल एम्परर्स को मेंशन किया है इसीलिए हम क्या करेंगे, नवाब की भी बात की है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।